नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर एक शख्स की जान चली गई है। हम आपको बताते हैं कि खड़े ट्रक से टकराई है एक बाइक और बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। भांजी की शादी से लौट रहा था ये शख्स और ARTO ऑफिस के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, जिसमें आपको हम सोनभद्र की खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। खड़ा हुआ ट्रक है ये, जिसके ये बाइक टकराई है और बाइक पर सवार शख्स जिसकी जान जा चुकी है, मौके पर ही दम तोड़ दिया इस युवक ने। भांजी की शादी से अपने घर लौट रहा था। साथ ही बता दें कि ARTO ऑफिस के पास ये हादसा हुआ है। सोनभद्र से सड़क हादसे की तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही खड़े हुए ट्रक से ये बाइक टकराई, मौके पर ही बाइक सवार की जान चली गई। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मेरठ में एक थप्पड़ मार दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। हम आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अंश, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मेरठ में लॉकडाउन के दौरान एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो नाराज परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिस पर थानेदार को गुस्सा आ गया। उन्होंने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को पीटना शुरू कर दिया। अब ये पीटते वक्त का वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये मामला जो है थाना गंगा नगर इलाके का है। आलाधिकारी दारोगा की बदसलूकी के मामले पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मेरठ से निखिल इस समय फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ इस खबर पर। निखिल, ये पूरा मामला क्या है और अब क्या इस थप्पड़बाज दारोगा के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है क्या? देखिए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और जिस तरीके से मेरठ में लॉकडाउन के दौरान हत्या का मामला सामने आया है, तो ये वास्तव में अपने आप में सनसनीखेज मामला है। और ऐसे में जब पीड़ित परिवार को सांत्वना देनी चाहिए और जब उन्हें समझा बुझाकर शांत करना चाहिए, अगर वो हंगामा भी कर रहे हैं, और ऐसे में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वर्दी का रुबाब जैसा दिखता है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पहुंचकर दरोगा, जो थानेदार गंगानगर भी है, उन्होंने थप्पड़ों की बरसात कर दी, तो लगता है कि मानवीय संवेदना बिल्कुल तार तार हो गई है। पुलिस का कहना यह है कि ये लोग हंगामा कर रहे थे। अगर ये हंगामा भी कर रहे थे तो और दूसरे तरीके भी हो सकते थे समझाने के, लेकिन जिस तरीके से इनको समझाने की कोशिश की गई है, वो वास्तव में पुलिस के एक्शन को सूट नहीं करता है। तो मेरठ में जिस तरीके से एक हत्या का मामला सामने आया, अभी भी आरोपी खुले घूम रहे हैं, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। देर रात तक परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया और तब जाकर ये मामला निपटा। हालांकि परिजनों ने पुलिस के इस दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत नहीं करी है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल, और वो वीडियो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। निखिल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर एक कार एक हादसे का शिकार हो गई है। नहर में जा गिरी है ये कार, जिसमें 4 लोग सवार थे और चारों लोगों की जान मौके पर चली गई। नहर में एक युवक फिलहाल लापता बताया जा रहा है, 2 लोग घायल हैं। फूलबेहड़ थाना इलाके की ये घटना है और तिलक समारोह से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। इस गाड़ी में सवार 4 लोग जो कि इस गाड़ी में सवार थे और जैसे ही ये बेकाबू होकर कार शारदा नहर में गिरी, 4 लोगों की ही मौके पर मौत हो गई। फिलहाल 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 घायल बताए जा रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। मनोज कुमार, ये हादसा कैसे हुआ है? क्या वजह रही कि ये गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिर गई? कंचन, ये बता देना चाहता हूँ, ये लखीमपुर खीरी के फूलबेड़ थाना क्षेत्र का घटना है। 7 लोग फोर्ड फीगो में सवार होकर धौरारा से तिलक समारोह से वापस आ रहे थे। उसी समय देर रात शारदा नहर किनारे पटरी किनारे तेज रफ्तार जो फोर्ड फीगो कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इस फोर्ड फीगो कार में 7 लोग सवार थे। जब ये अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है, तो उसी समय अचानक से खिड़की खुलने से 2 लोग नहर के बाहर ही गिर गए, जो सलामत बच गए थे। और 5 लोग जो नहर में गिरे थे, जिसमें 4 लोग की डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर कर ली है। एक अभी लापता बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं देर रात हादसा हुआ, तो तेज रफ्तार गाड़ी चलते चलते ये हादसा हुआ है। पुलिस और ग्रामीणों की टीम ने देर रात बड़ा रेस्क्यू चलाकर इन बॉडी को रिकवर किया। एक युवक जो लापता, उसको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है।
ठीक है, तो फिलहाल एक युवक लापता है जिसको तलाशा जा रहा है। नजर बनाए रखिए आप मनोज इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। ये 8वीं किस्त है, हम आपको बताएं, जिसे आज ट्रांसफर किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये किसान सम्मान योजना के तहत 8वीं किस्त किसानों के खाते में आज सीधी भेजी जाएगी। करीब 19,000 करोड़ किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी जो है वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे का समय है जब ये कार्यक्रम होने वाला है और इसमें प्रधानमंत्री यूपी के कुछ जिलों के किसानों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। तो किसान सम्मान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक और किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। 11 बजे का समय है जब वो संवाद करने वाले हैं कुछ किसानों से भी। उत्तर प्रदेश के जिलों में वो सीधा संवाद करेंगे सुबह 11 बजे। उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले किसान अरविंद निषाद की बात करें तो वो आज पीएम मोदी से सीधी बात करने वाले हैं। इस दौरान जैविक खेती को लेकर निषाद के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी और इस मौके पर किसान जैविक खेती से मिले अनुभवों को साझा करेंगे अरविंद निषाद पीएम मोदी के साथ। अरविंद निषाद गंगा किनारे जैविक खेती करते हैं। तो कोरोना महामारी के सेकेंड स्ट्रेन में पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। 13 मई को उत्तर प्रदेश में 1031.43 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर है और इसके बाद ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब यूपी सरकार ने रिकॉर्ड ऑक्सीजन जो है वो प्रदेश में सप्लाई करवाई है। यूपी में बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है जहां से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। न्यूज 18 की टीम उस हाईफाई कंट्रोल रूम में भी पहुंची है जहां हमारी मुलाकात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से हुई। अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले पर पूरे मिशन को लीड करते हुए नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी जी, जो कि लीड भी कर रहे हैं ऑक्सीजन के पूरे आपूर्ति को या डिमांड को। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि अप्रैल में कितनी डिमांड आपके पास आई थी और जब कमी होने लगी, जब हमने भी देखा कि अभी दिक्कत हो रही है, तो कैसे आपने कंट्रोल करना शुरू किया और डिमांड बढ़ाई और उसका उत्पादन बढ़ाया? देखिए, हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम 9 की बैठक में तय किया कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन ही मेन है। HFNC हो, बाईपैप हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, नए बेड्स बढ़ाने हो, तो बिना ऑक्सीजन के ये बढ़ाया नहीं जा सकता था। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना था कि हमको कितनी ऑक्सीजन भारत सरकार से अलॉट हुई। तो पहले ही दिन हम लोग ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की और हम लोग ने रिक्वेस्ट करने पर हमारी 400 टन से बढ़ाकर 750 टन जो है भारत सरकार ने पहले ही दिन हमारे जो रिक्वेस्ट पर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग ने अपनी मांग के अनुरूप जो है पहले बढ़वाया। भारत सरकार से फिर 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी फिर 850 टन तक पर डे की रिक्वेस्ट मान ली गई और आज 897 टन का अलॉटमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसको और भी हमने आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया। फिर दूसरा बिंदु आता है, अगर आपके पास सोर्स है तो फिर उसके बाद टैंकर्स होने चाहिए। पूरे प्रदेश में शुरुआत जब हम लोगों ने की तो करीब 60-61 टैंकर्स ही हमारे पास थे। हम लोगों ने ऑक्सीजन के टैंकर्स के साथ साथ नाइट्रोजन और जो आर्गन के टैंकर्स थे उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। भारत सरकार ने उसकी अनुमति भी दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमको लोगों को सब जुटा के जो है ये जितने टैंकर्स थे बढ़ाते बढ़ाते अब हम करीब 90 क्रॉस करके 91-92 टैंकर्स तक आ गए। सर, इसको हम कैसे समझेंगे कि अभी 22 अप्रैल के बाद से जो आंकड़ा अब तक है 12 मई तक? देखिए, 22 अप्रैल को हमारे पास जितनी टैंकर की क्षमता थी मात्र करीब जो है 800-850 टन की थी। अब हमारे पास टैंकर्स की क्षमता 1200 टन की हो गई, यानी हमारे टैंकर एक समय में
1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अगर टैंकर्स की क्षमता नहीं होगी तो आप 800 या 900 मीट्रिक टन अगर आपको उठाना है तो 2 दिन का समय लगता है, तो कम से कम 1800-1900 मीट्रिक टन के टैंकर्स होने चाहिए। तो ये टैंकर्स के बढ़ने से हम लोगों ने जो है अपना सुधार किया। नेक्स्ट, और आप देखेंगे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो 538 मीट्रिक टन, फिर एकदम से अगले दिन चूंकि टैंकर लौटते हैं तो 380 मीट्रिक टन, फिर 554, फिर अगले दिन टैंकर लौटे तो फिर कम हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग जो है 500 मीट्रिक टन के आसपास ही रहे। आपको संज्ञान में है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि गृह विभाग, FSDA के हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं, जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब मिलकर ये कंट्रोल रूम बनाएंगे। तो ये जब से कंट्रोल रूम बना तैसे ही जो है हम लोगों ने फिर कोशिश की कि इसको बढ़ाया जाए। और आप देखें फिर टैंकर्स का यूटिलाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ा, पर हमने ये पाया कि केवल रोड वर्दी टैंकर से हम लोग ऑक्सीजन नहीं उठा सकते। तब रेल से हम लोगों ने टैंकर उठाना शुरू किया, और रेलवे के आने से ये जो नीला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, रेल से जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन आने लगी तो हमने फिर इसको जो है बढ़ाकर 1000 टन तक कर दिया। इसमें रेल के माध्यम से अब तक हम उत्तर प्रदेश पहला था जो रेल का उपयोग किया। हम लोग 18-19 ट्रेन जो है लखनऊ से बोकारो चला चुके हैं। बोकारो में जो है आइनॉक्स कंपनी है, उसका प्लांट है, वहाँ सेल का जो है आउटपुट है, तो वहाँ से हम लोग सीधे रेल से लाते हैं, यानी टैंकर रेल पे चढ़ के जाते हैं और रेल के चढ़ के वापस आते हैं। इससे हमारा समय का जो है काफ़ी बचत हुई है और उसके काफ़ी तेज़ी से हमारा काम हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम लोगों ने फिर एयर का भी इस्तेमाल किया, यानी हम लोगों के पास जो टैंकर्स थे उन टैंकर्स को हम लोगों ने हवाई जहाज़ से उड़ा के ले गए, एयरफोर्स के जहाज़ से उड़ा के ले गए, हिंडन से उड़ा ले गए, हम लोगों ने लखनऊ से उड़ाया, हम लोगों ने आगरा से लगभग 30 बार टैंकर्स को उड़ाकर हम या तो रांची ले गए या फिर हम उनको जामनगर ले गए। अब ये जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करने का निर्देश दिया था, अगर देखें तो ये टैंकर देखिए 9684 इसका नंबर है, स्टेटस है ट्रांजिट फील्ड, ये हरे रंग का टैंकर है, यानी भर कर आ रहा है। डिलीवरी पॉइंट आगरा डिवीजन है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल 1:10 यानी रात के 1 बजे पहुंचेगा। ड्राइवर का नंबर, ओनर का नंबर, कौन इसका ओनर है, लोड कितना है, कहाँ से आ रहा है, जमशेदपुर से आ रहा है और ये आगरा जा रहा है। तो ये आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि आपका कौन सा टैंकर कहाँ तक। बिल्कुल, हर टैंकर पर GPS लगा हुआ है। अब अगर आप देखें तो ये वाला टैंकर देखें, ऑरेंज टैंकर निकालिए, ऑरेंज, हाँ ये टैंकर देखिए अनलोड कर रहा है। ऑरेंज का मतलब अनलोडिंग हो रही है, जैसे ही अनलोडिंग करने लगेगा ये ऑरेंज हो जाएगा, यानी ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। और ये पहुंच गया है झांसी, और झांसी में जो है ये अनलोड होकर अपना कार्य जो है पूरा कर रहा है। का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में आपके मैप के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि वो कौन कौन से जिले हैं यूपी के जहां पे खपत ज्यादा है, या वो कौन कौन सी राज्य है जहां से बाय एयर, ट्रेन के जरिए या रोड के जरिए टैंकर्स, ऑक्सीजन के टैंकर्स को लाया जाएगा। और इसी होमवर्क के बाद अब सरकार का ये मानना है और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1000 मीट्रिक टन के आसपास की सप्लाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में की जा रही है, ताकि ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को अब जूझना ना पड़े। रानिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग रूम से आप अवनीश अवस्थी को देख रहे थे और सुन रहे थे, जिन्होंने एक एक चीज आप तक पहुंचाई, बताई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और वो पूरे मिशन को लीड करते हुए नजर आए। अब आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि इस पर नीति आयोग ने भी यूपी सरकार की तारीफ की है। ट्वीट किया गया है नीति आयोग की तरफ से, जिसमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ट्रैकिंग को सराहनीय मॉडल बताते हुए यूपी सरकार ने ऑक्सीजन हब तैयार किया है, जो अब से थोड़ी ही देर पहले आप देख रहे थे। अवनीश अवस्थी को ट्रैकिंग हब दिखाते हुए पूरी तरह से ऑक्सी ट्रैकर डैशबोर्ड के जरिए टैंकर्स की रियल टाइम ट्रैकिंग की गई है। इससे तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, पहुंचाई जा रही है अपने मिशन तक। नतीजा यहां पहले 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, तो वहीं अब 1000 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। तो आपको बता रहे हैं, और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि केंद्र ने कोविड से निपटने में नोएडा और वाराणसी की तारीफ की है।
साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई का मॉडल और होम आइसोलेशन में सुविधाओं की केंद्र ने तारीफ की है, सराहना की है। नोएडा में सोसाइटी में कोविड सेंटर की तारीफ की गई है। तो हर तरफ यूपी की चर्चा, एक तरफ जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जिले जिले तक की जा रही है, उसकी नीति आयोग ने तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने भी अब कोविड से निपटने में नोएडा और वाराणसी की तारीफ की है। ऑक्सीजन सप्लाई का जो मॉडल और होम आइसोलेशन में सुविधाएं दी जा रही हैं, उस कदम को केंद्र सरकार ने काफी सराहनीय कदम बताया। गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWS के साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है, जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होना चाहें उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई, जो कि पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं, वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो, उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। के बाद बात होने वाली है देश भर में मनाए जा रहे ईद के त्योहार की, जहां एक तरफ बाजारों में हमेशा रौनक देखने को रहती थी, वहीं अब कोरोना ने ईद के इस खुशियों भरे त्योहार पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश भर में ईद का त्योहार तो मनाया जा रहा है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। महीने भर चलने वाले रमजान के उपवास ईद उल फितर के साथ खत्म होता है। कोरोना के चलते इस बार लोग अपने घरों के अंदर ही ईद मनाने को मजबूर हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मुस्लिम धर्मगुरु लगातार लोगों से सादगी भरे अंदाज में घर पर ही ईद मनाने की लगातार अपील कर रहे हैं और मस्जिदों में केवल 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत है। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और घरों से बाहर ना निकलने की मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से अपील की गई है। इस पर आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है, शुभकामनाएं देते हुए जो ट्वीट किया है वो देख रहे हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। भरोसा है कि हम सभी के सहयोग से इस महामारी से हम निजात पा लेंगे और मानव कल्याण के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। ईद मुबारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आपको दिखाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, जिन्होंने ईद की शुभकामनाएं दी हैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को। ईद की सभी को दिल से मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद और कोरोना से मुक्त जीवन की शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने परिवार और दूसरों की सलामती के लिए कोरोना प्रकोप संबंधी सरकारी नियमों पर अमल करते हुए सादगी भरे अंदाज में और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं। यही वक्त है जब हम सबको एक अहम भूमिका निभानी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।